नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। जी हाँ बच्चों, एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान और आप सबका पेपर फर्स्ट है आहार एवं पोषण विज्ञान। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। आप सबको पता होगा पेपर फर्स्ट फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस किससे संबंधित है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप सबने सिलेबस देखा होगा, तो जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं सिलेबस, जिससे अभी पेपर आप सबका नज़दीक है। तो आप सब पेपर की तैयारी, अभी भी समय है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान में सुपोषण तथा उत्तम पोषण और तरल आहार एवं अर्ध तरल आहार। इसके उपरांत भोजन, जो कोमल भोजन होते हैं और जो नरम भोजन होते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आहार एवं पोषण विज्ञान में, क्योंकि सबसे पहले ये जानना होता है कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं। तरल भोजन होते हैं, तरल आहार होते हैं, अर्ध तरल होते हैं, कोमल होते हैं, ठोस होते हैं और उच्च प्रोटीन युक्त होते हैं, कम प्रोटीन युक्त होते हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बच्चों, यदि आप सब एमए फर्स्ट ईयर में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना क्लास 2 बजे चलती है। तो आप सब रोजाना, ताकि आप सबके जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या लाइव क्लास लेती हूँ, आप सबके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, तो देखते हैं बच्चों, आज हमारा क्या है टॉपिक। अर्ध तरल आहार की विवेचना संक्षिप्त में कीजिए। जी हाँ बच्चों, हम लोग अर्ध तरल जो आहार होते हैं उनकी विवेचना करेंगे, उनके बारे में जानेंगे संक्षिप्त में और संक्षेप में। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, यह आहार उन मरीजों को दिया जाता है जो भोजन चबा न सके। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो भोजन को चबाकर नहीं खा सकते हैं, आसानी से निगल सके, और जो आसानी से निगल सके, चबा तो नहीं सकते पर वो आसानी से निगल सकते हैं। अमाशय व आंत्रशोथ, प्रवाहिका, पेचिश या इनमें होने वाले जख्म आदि से पीड़ित हों या अन्य पाचन अवयव के रोगों से पीड़ित हों, तो इन पेशेंट को ये अर्ध तरल आहार दिया जाता है। याद रखना, अमाशय व आंत्रशोथ, अमाशय से संबंधित बीमारियां हो, प्रवाहिका हो, या किसी व्यक्ति को पेचिस पड़ रहा हो। तो आप सबको पता होगा, पेचिस जैसे ही पड़ता है आप सबके घरों में, किसी बालक को या कोई भी व्यक्ति होता है जो बार बार दस्त जाने लगता है, तो उसे हल्का भोजन दिया जाता है, अर्ध तरल भोजन, जैसे पतली खिचड़ी बनाई जाती है जिसे वो आसानी से निगल सके। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है तरल पदार्थों का चयन। इनमें कौन कौन से तरल पदार्थों का चयन किया जाएगा, तो ये जानते हैं। क्या होगा बच्चों, तरल पदार्थों को, जिन भोज्य पदार्थों का चयन किया जाता है उनका वर्णन इस प्रकार है। जैसे कि दूध है, अंडा है, दूध अंडा, दूध में जो अतिरिक्त दूध पाउडर, घुटा हुआ पतला दलिया, दूध या मट्ठे के साथ घुटे चावल, दूध या पतली दाल के साथ दूध में भीगे कॉर्नफ्लेक्स, और बाजरा, सूजी, साबूदाना आदि अनाजों की राव आप सबको पता होगा राव क्या होता है। इसको बहुत पतला बनाया जाता है, जो दूध या मट्ठे में तैयार किया जाता है। पतली खिचड़ी, दूध या दही के साथ खीर, घुटी दाल, घुटी सब्जियां और घुटे फल, जैली, अर्ध उबला अंडा और घुटे हुए उबाले आलू के साथ मांस मछली का सूप, फलों की कतरन, क्रीम या कस्टर्ड के साथ आइसक्रीम भी दे सकते हैं। ये सब पदार्थ आप दे सकते हैं एक पेशेंट को। लेकिन इन सभी में से आपको प्रतिदिन दिए जाने वाले मात्रा क्या होनी चाहिए, कि आप कितनी मात्रा में प्रोटीन देंगे, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देंगे, ये सब भी जानना आवश्यक होता है। क्योंकि रोगी को दिन भर में रुचि के अनुसार यदि 4 से 5 कप दूध, 1 कप दलिया, खिचड़ी या रावड़ी, आधा कप घुटी सब्जियां, 1 कप सब्जियों का क्या बिट्टो, सब्जियों का घोल या सूप, जैसे आप सब टमाटर का सूप बनाती होंगी, और आधा कप घुटी दाल, 2 अंडे, 1 टेबल स्पून घी, मक्खन तेल, 2 या 3 बड़े चम्मच शक्कर, 1/4 कप आइसक्रीम आदि दिए जाने, तो यह लगभग 1900 कैलोरीज, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 70 से 80 ग्राम वसा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा पेपर में।
यदि पेपर में पूछ लेता है तो क्वांटिटी भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मात्राओं के बारे में भी लिखना होगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट कितना देना चाहिए कि एक जो पेशेंट है या अर्ध तरल भोजन जो दे रहे हैं आप, उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देंगे। तो 200 ग्राम देंगे, 70 से 80 ग्राम वसा देंगे और 1.5 ग्राम कैल्शियम, 15 से 20 मिलीग्राम आयरन देंगे और 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी, 10 से 15 मिलीग्राम नियासिन और 1 मिलीग्राम थायमीन। नियासिन पता है थायमीन क्या है? आप सब कमेंट में बताइएगा थायमीन नियासिन क्या है, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। हमें आप सबके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर बताना नियासिन कौन से विटामिन का नाम है रासायनिक और थायमीन कौन से विटामिन का नाम है रासायनिक। और राइबोफ्लाविन और लगभग 2000 से 5000 क्या होना चाहिए, और विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। उपरांत क्या होता है, विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो नियासिन बताए, थायमीन और राइबोफ्लेविन, इनकी ये रासायनिक नाम है। ये जरूर आप सब कमेंट में बताना कि ये कौन से विटामिन के रासायनिक नाम हैं। और जिन्होंने अभी विटामिन के वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। विटामिन का वीडियो मैं उसमें दे दूंगी, या आप सब चैनल पर भी विटामिन सर्च करके देख सकते हैं, विटामिन होम साइंस बाय निधि शर्मा। ओके, एम ए करके डालेंगे, एम ए फर्स्ट ईयर होम साइंस बाय निधि शर्मा विटामिन, तो आप सबको तुरंत ही वो वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों, कोमल भोजन या नरम भोजन का क्या अर्थ है? जी हाँ, और याद रखना वो विटामिन का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो में सारा विटामिन कंप्लीट है। ओके, कोमल भोजन या नरम भोजन होता क्या है, इसका अर्थ जानना है। तो कोमल भोजन जैसे कि मुलायम आहार तथा साधारण आहार में सिर्फ यही अंतर होता है बच्चों कि मुलायम आहार उन लोगों के लिए होता है जो भोजन आसानी से चबा नहीं सकते तथा तीव्र संक्रामक रोगों व आमाशय आंतों से संबंधित रोगों या ऑपरेशन के बाद इस आहार व्यवस्था में रेशे युक्त भोज्य पदार्थों की मात्रा कम होती है। सभी भोज्य पदार्थ अच्छी तरह पकाए जाते हैं एवं वे बनावट में मुलायम होने चाहिए। जो हम कोमल आहार बना रहे हैं मुलायम सॉफ्ट होने चाहिए। जैसे कि सॉफ्ट रोटी है, यदि आप रोटी हार्ड ज़्यादा सेक देंगी तो क्या होगा, जल भी सकती है और टाइट भी हो जाती, कड़ी हो जाती है, पर रोटी नरम सेकना चाहिए। और नेक्स्ट है, साधारण आहार का मुलायम आहार में परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप साधारण आहार है उसे मुलायम आहार में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है बच्चों, मांस तथा पक्षी के मांस को एकदम महीन टुकड़ों या पीसे हुए रूप में दिया जाता है ताकि पकाते समय एकदम गल जाए। मछली पकाते समय आसानी से गल जाए, अतः उसकी साथ किसी भी प्रकार की क्रिया पहले से नहीं करनी पड़ती है। याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जियां महीन काट कर या कद्दूकस करके पकानी चाहिए। आलू उबाल कर मसल कर देना चाहिए, तो इससे क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएंगे भोजन। कच्ची सब्जियों में टमाटर महीन महीन काट कर सलाद पत्ते तथा पत्ता गोभी कद्दूकस करके देना चाहिए। जैसे आप सब सलाद दे रहे हैं पत्ता गोभी में, तो इसे कद्दूकस करके देना चाहिए, बहुत पतले देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पके हुए मुलायम फल, केला, सेब, संतरा, ये भी दे सकते हैं। ब्रेड, खिचड़ी, मुलायम रोटी, दलिया, घुटी दाल, केक, कस्टर्ड, पुडिंग, खीर आदि भी दिया जा सकता है। तो याद रखना, यदि आप सब के यहाँ, आप सब होम साइंस के स्टूडेंट हैं, मान लो आपके यहाँ कोई पेशेंट है, आपके यहाँ कोई भी बीमार है, तो डॉक्टर ने बोला कि आप उन्हें कोमल आहार दें, तो आप सब इस तरह से आहार दे सकते हैं अपने घर के पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा बच्चों तरल आहार। अर्ध तरल आहार के बारे में तो हमने देख लिया, अब लिक्विड डाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो तरल आहार होता है बच्चों, अधिकांश अरुचि, एनोरेक्सिया, मछली, नौसा काय अर्थात जो उल्टी होती है, मछली आती है, और जो अरुचि होती है खाने के प्रति, और प्रवाहिका, तेज बुखार, मुंह गला, खाने की नली, आमाशय व आंतों के विकार और ऑपरेशन के बाद निर्धारित समय के लिए देना चाहिए। इन सभी स्थिति में ऐसे पेशेंट आते हैं या इन सभी स्थितियों में हमें तरल आहार देना चाहिए, अर्थात लिक्विड डाइट देना चाहिए पेशेंट को। यदि मरीज तरल आहार निगलने योग्य हो तो इसे मुंह से पिलाया जाता है, अन्यथा जैसे मरीज अगर इन आहार को निगलने हेतु ठीक है
और वो निकल सकता है आसानी से, तो ऐसे दिया जा सकता है। अन्यथा क्या किया जाता है, एक रबर की नली होती है जो अमाशय में पहुंचाया जाता है। वो नली मुंह में डाला जाता है और मुंह और नाक से जो आपके अमाशय तक वो संबंधित होता है, अमाशय तक जुड़ा होता है, जिससे कि आप विशेष किस्म का तरल आहार अंतःशिरा इंजेक्शन जो एंट्रा इंजेक्शन होता है इसके द्वारा सीधा रक्त में पहुंचाया जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब मरीज बेहोश हो, मुंह, गले व भोजन नली के शोध अवरोध हो, जो मुंह हो बंद हो और गले का कार्य करना बंद हो, भोजन की नली जो शोध अवरोध हो गई हो, तो अमाशय व आंतों के ऑपरेशन किए गए हों। ये भी हो सकता है जिसका अमाशय का ऑपरेशन हुआ हो, आंतों का ऑपरेशन हुआ होता है, उसे भी इंट्रांजेक्शन द्वारा ही दिया जाता है आहार। नेक्स्ट है, तरल पदार्थों का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि मुंह से पसीने की स्थिति में या रबर की नली से पिलाने की स्थिति में दूध, शुद्ध दूध होना चाहिए, मलाई के साथ दूध, ओवल्टीन, दूध चॉकलेट, दूध में मिलाया कच्चा अंडा, मट्ठा, फटे हुए दूध का पानी, डाब पानी, तरबूज पानी, ग्लूकोज या पानी का शरबत, शिकंजी, अनाज व दालों का पानी, उबालकर सब्जियों का घोल, फलों का रस, मांसाहारियों के लिए मुर्गी या कलेजी का सूप, हल्की चाय, कॉफी आदि दी जा सकती है पेशेंट को। ओके, उसके बाद है अंतःशिरा इंजेक्शन के द्वारा समान ग्लूकोज सलाइन। जो समान ग्लूकोज सलाइन होता है, नॉर्मल ग्लूकोज सलाइन होता है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन आदि खनिज तत्वों के घोल भांति भांति के व्यावसायिक रूप में तैयार किए गए होते हैं। उनमें एमिनो अम्ल के घोल या विटामिन आदि दिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रक्त या रक्त सीरम अर्थात ब्लड सीरम भी दिया जाता है। कहा जाता नहीं है अमाशय का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें रक्त की कमी है, तो रक्त भी दिया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और तरल आहार हर 1 या 2 घंटे बाद दिया जाता है। इसकी मात्रा 40 से 80 मिलीलीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। जैसे जैसे मरीज की स्थिति ठीक होती है यह मात्रा कम होती जाती है। यह मात्रा 100 से 120 मिलीलीटर कर देनी चाहिए। जैसे जैसे स्थिति ठीक होती जाती है उसी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। और तरल आहार देने का अर्थ होता है बच्चों कि रोगी के शरीर में पानी का संतुलन रखना है। अगर रोगी के शरीर में पानी की कमी आ जाएगी तो वो कैसे ठीक होगा बच्चों, याद रखना। उनको कुछ मात्रा में कैलोरीज भी देना होता है। तरल आहार एवं 2 दिन तक ही दिया जाता है। यदि आप सबके यहाँ किसी के यहाँ कोई सिजेरियन बेबी भी हुआ होगा तो उनके यहाँ भी 24 घंटे तक ग्लूकोज चढ़ता है। फिर उसके बाद बहुत लिक्विड डाइट दिया जाता है, तरल आहार दिया जाता है उस महिला को, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ रहता है। नेक्स्ट है बच्चों, सुपोषण अथवा उत्तम पोषण में क्या तात्पर्य है। जो सुपोषण होता है और उत्तम पोषण होता है, इसका क्या मतलब होता है। सुपोषण बच्चों, सुपोषण अथवा उत्तम पोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित रहने तथा कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो। उसकी उम्र के अनुसार उसकी कार्य क्षमता हो। यदि किसी के यहाँ कोई बच्चा है, उसे प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसे क्वारस्कुरस रोग हो जाएगा। ये क्या है, उसकी उम्र के अनुसार है। अगर उसे प्रोटीन की कमी हो गई तो उस बच्चे को ये बीमारी हो गई। तो यही सुपोषण में आता है कि अगर सुपोषण नहीं है बच्चों को तो कुपोषण हो जाएगा और बच्चा बीमार हो जाएगा। अतः उत्तम पोषण से ही व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य ग्रहण कर सकता है। यदि व्यक्ति को उत्तम पोषण मिल रहा है तो वो उत्तम स्वास्थ्य को ग्रहण करेगा और उसका विकास तेजी से अच्छे से होगा। उत्तम स्वास्थ्य को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, याद रखना, फुल नेम भी याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल नेम होता है, ने यह बात स्पष्ट की है। क्या स्पष्ट की है, सुपोषण के बारे में, उत्तम पोषण के बारे में। इन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णता अच्छे होने की स्थिति भी। मान लो मैंने कहा अभी एक बच्चा है, उसे प्रोटीन की कमी, क्वारस्कुरस रोग या मरस्मस रोग हो गया है, तो ये नहीं है कि उसे कोई रोग नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चा है उसे रोग नहीं हुआ लेकिन उसे पोषण की आवश्यकता है क्योंकि उसका विकास अच्छे से नहीं हो रहा, विकास धीमी गति से हो रहा है और उसे तीव्र गति से विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वो फुर्त नहीं है और मानसिक रूप से भी वो नहीं ठीक है, मेंटली भी नहीं ठीक है। तो ऐसा
इसलिए करना चाहिए। WHO का कहना है कि जरूरी नहीं है कि शरीर स्वस्थ हो, केवल शरीर सॉरी बच्चों, जरूरी नहीं है कि शरीर में कोई रोग हो, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें सुपोषण की आवश्यकता होती है। सामाजिक रूप से पूर्णता अच्छे होने की भी स्थिति होनी चाहिए। एक सुपोषित व्यक्ति वह जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या विशेषताएं होनी चाहिए? जो सुपोषित व्यक्ति है, याद रखना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शरीर का जो सुसंगठित एवं सुविकसित होना, उम्र के अनुसार एक जो शरीर है वह सुसंगठित होना चाहिए, उसकी मसल वगैरह सब अच्छे से रहनी चाहिए, और उम्र के अनुसार एक लंबाई के अनुसार भाग ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति का। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर उसकी उम्र 5 साल है तो उसके हिसाब से उसके शरीर का विकास भी होना चाहिए, उसकी लंबाई भी होनी चाहिए। कहीं कहीं देखा जाता है बच्चा 5 साल का है पर उसे देख के लगता है कि ये 3 ही साल का बच्चा है, तो क्या है, उस बच्चे को सुपोषण की कमी है, तभी तो उसका विकास नहीं हो रहा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। नंबर 3 है सुदृढ़ एवं सुविकसित सुसंगठ मांसपेशियों का होना, उसकी मसल भी अच्छी होनी चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए। नेक्स्ट है त्वचा का कांतिमय तथा स्वस्थ होना। अगर बच्चा स्वस्थ है, उसकी त्वचा कांतिमय है, तो वो दूर से देखकर ही लग जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, उसके चेहरे पर तेज है। नेक्स्ट है चिकने चमकीले तथा एक ही रंग के बाल होना। जी हाँ, चिकने एवं चमकीले बाल होना। जैसे कभी कभी देखा, कभी कभी नहीं, इस समय तो बहुत ही कंडीशन खराब है कि उम्र से पहले बाल पकने लगते हैं। जी हाँ बच्चों, उम्र से पहले ही बाल पकने लगते हैं, ये भी कुपोषण का ही कारण है। सुपोषण नहीं मिलने के कारण ही उम्र से पहले ही विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिसके कारण बाल पकने लगते हैं उम्र से पहले ही। नेक्स्ट है बच्चों स्वस्थ, आशावान तथा चमक युक्त कांतिमय नेत्र होना। जी हाँ, उसके नेत्र देखा जाए सुपोषण की कमी से ही बच्चों को दृष्टि का प्रॉब्लम होता है, जैसे चश्मे लग जाते हैं, ये उनके खान पान के कारण ही होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, आशावान तथा चमक युक्त कांतिमय नेत्र, मैंने बताया भी। गहरी बिना टूटे ने वाली तथा स्वप्न रहित निद्रा का होना, गहरी निद्रा होना। बालक को छोड़कर आप सब देखिए, कुछ बड़े लोग हैं, अगर मेंटली प्रॉब्लम है, वो सही से भोजन नहीं ले रहे हैं, स्वस्थ नहीं है, तो वो अच्छे से उनको नींद भी नहीं आती है, ये भी कारण है सुपोषण की कमी का। और भूख अच्छी हो, वह पाचन स्वास्थ्य संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता हो, ये भी याद रखना कि एक सुपोषित व्यक्ति की भूख भी अच्छी लगती है और उसका पाचन संस्थान भी कार्य करता है, क्योंकि वो जैसे भोजन ग्रहण करेगा, वो उसका जो पाचन तंत्र है वो उस भोजन को पचाने में मदद करेगा। और कुछ लोगों का जैसे जिन्हें सुपोषण की कमी है, जैसे वो भोजन ग्रहण करेंगे, उनका आमाशय और उनका जो पाचन संस्थान है वो ठीक से कार्य नहीं करेगा, वो तुरंत ही लैट्रिन जाएंगे, देखते होंगे आप सब। तो नेक्स्ट श्लैष्मिक झिल्ली गुलाबी रंग की होनी चाहिए। जी हाँ, जो हमारी श्लैष्मिक झिल्ली होती है वो गुलाबी रंग लिए हुए हो। दांत चमक युक्त होने चाहिए, जबड़ों में जड़े हुए हों, वह जबड़े गुलाबी व मजबूत होना चाहिए। शरीर उत्साहित तथा थके बिना कार्य की क्षमता युक्त हो। जैसे कि कुछ लोग हैं, थोड़ा सा कार्य किए बस उनको वीकनेस आ गई, थक गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर उत्साह होनी चाहिए, हर कार्य के प्रति उत्साह होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए वो कार्य करने के लिए। जैसे आप सब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो देखे, बस अब हमें नींद आ रही है, कुछ लोग हैं फिर वीडियो क्लोज कर देते पढ़ाई करते समय, या कुछ जैसे नाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर पढ़े, बस उन्हें आलस आ रहा है तो वो सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। रोग प्रतिरोधक क्षमता का पर्याप्त होना। जी हाँ, जो इम्यूनिटी पावर है उसे भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है या मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।